माहिर के टेबल से उठते ही वो खुद भी उठकर इसके पीछे गया। जानता था कि सब जानने के बाद वो इससे नाराज़ होगा। माहिर बात सुन, मैंने कहा था ना इस मामले से दूर रहना। अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते माहिर के कदम रुके थे। इसने मुड़कर अपने जुड़वा को देखा। क्यों दूर रहूं? ताकि तेरी इन हरकतों से लाइल्म रहूं। क्या लगता है तुझे अपना हाथ काट कर बहुत बड़ा हीरो बन गया तू? कुड़ी मान गई है तो अब तू क्यों नखरे दिखा रहा है? क्योंकि तूने गलत किया है इसके साथ। माहिर तू भी जानता है मैं माहिम से कितनी मोहब्बत करता हूँ। सुकून है वो मेरा। और यह हकीकत है कि मैं मर जाऊंगा इसके बगैर। एक बार बच गया तो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा भी बच जाऊं। साहिर तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? माहिर ने अफसोस से इसे देखा था। क्योंकि मैं नहीं जी सकता इसके बगैर। और ये बात मुझे तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू जानता है सब माहिर। अब ये नाराज़गी बंद कर और अपने भाई की खुशी में शामिल हो जा। खुद ही आगे बढ़कर वो माहिर के गले लग गया। मेरी बहन को तूने अब कुछ भी कहा तो साहिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं कर रहा तेरी बहन को कुछ। चल अब छोड़। देर हो रही है मुझे। बीवी नहीं हूं मैं तेरी। मुझे पता है तू मेरी बीवी नहीं है। मेरी होने वाली बीवी इस वक्त अंदर है। साहिर ने एक नज़र घर के अंदरूनी दरवाजे पर डाली और एक बार फिर से इसके गले लग गया। इसके चेहरे की खुशी देखकर माहिर ने दिल में माशाल्लाह कहा। वो माहिम और अपने रिश्ते से कितना खुश था ये बात भला माहिर से बेहतर कौन जान सकता था। मिशाल की बच्ची कहाँ थी? तुम कब से ढूंढ रही हो? तुम्हें कब से ढूंढ रही हो? मिशाल को देखते ही वह इसके सर पर पहुंचकर चीखी थी। इनकी क्लास शुरू होने वाली थी और ये लड़की पता नहीं कहाँ गायब थी। बस आ रही थी। तुम बताओ क्यों ढूंढ रही थी? बाबा जानी ने गाड़ी ली है तो खुशी की खबर तुम्हें सुनानी थी। इसने एक्साइटेड होकर कहा। वो हमेशा से बाइक पर सफ़र करती थी। गाड़ी इनके पास नहीं थी लेकिन अब वो भी आ गई थी, जो असद साहब ने अपने पैसे जमा करके ली थी। उन्होंने हर चीज़ का एक हिसाब बनाया था। जब पैसे आते तो वो सारे काम कर लेते और बचे हुए पैसों को जमा कर लेते और ज़रूरत पर इन्हें इस्तेमाल करते थे। अच्छा कौन सी ली है? मिशाल ने इससे ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहा। मैं हैरान। मुझे कब बिठाओगी इसमें? आज ही। मैंने बाबा जानी से कह दिया है, वो मुझे यूनिवर्सिटी में लेने आएंगे। फिर मैं तुम्हें इससे घर छोड़ दूंगी। अच्छा वो तो ठीक है लेकिन अभी हम चलते हैं, क्लास का टाइम हो रहा है। मिशाल के कहने पर जैसे वो इसे वक्त का ख्याल आया और वो दोनों तेजी से अपनी क्लास की जानिब भागी थी। अज़ा के वालिद एक आम सी जॉब करते थे जिसमें ज़रूरतें तो पूरी होती थी लेकिन ख्वाहिशात नहीं। और इसे कोई ख्वाहिश थी भी नहीं। इसके मुताबिक जो इसके पास था बहुत था, लेकिन इसके वालिदैन भी अपनी इकलौती औलाद पर जितना भी खर्च करते कम था। जबकि इसके बरक्स मिशाल का ताल्लुक एक अमीर घराने से था। वो बचपन की दोस्तें थी। लेकिन इतने सालों की दोस्ती में मिशाल ने कभी इसे अपनी अमीरी नहीं जताई थी। वो अज़ा को सिर्फ वही तोहफे देती थी जो नॉर्मल होते थे, क्योंकि महंगे तोहफे अज़ा लेती ही नहीं थी। वो सिर्फ वही तोहफे लेती जो वो बदले में से दे सके। एक बार मिशाल ने इसके लिए अपने जैसा सूट लिया जिसकी कीमत 16,000 थी। लेकिन इसके बाद इसे अपने और मिशाल के दरमियान फ़र्क महसूस हुआ। इसने वो सूट इसे वापस कर दिया क्योंकि इतना महंगा तोहफा वो अपनी दोस्त को नहीं दे सकती थी। तो फिर लेती क्यों? इसके बाद से मिशाल ने कोई भी इसे महंगी चीज़ नहीं दी थी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी दोस्त इसकी किसी भी हरकत से दुखी हो। इहाब तुम बाहर जा रहे हो तो मुझे किताबें चाहिए थी, वो भी ला दो। इहाब जो उंगली में चाबी घुमाता बाहर जा रहा था, माहिम की आवाज़ पर मुड़कर इसकी तरफ देखने लगा। मैं क्यों लाऊं? अपने होने वाले सैया से मंगवाओ। तुम ला कर दे रहे हो या नहीं? नहीं। अंदाज चिढ़ाने वाला था लेकिन वो चिढ़ी नहीं, बल्कि इसकी सियाह आंखें भीग चुकी थी। मत ला कर दो। कभी मेरा कोई काम मत किया करो। चली जाऊंगी ना, तब याद करते रहना मुझे। रोते हुए वो वहां से जाने लगी जब इसका हाथ पकड़कर इहाब ने इसे अपने गले लगाया था। हाय अल्लाह, क्या हो गया है? इतने मोटे मोटे आंसू कहाँ से आ गए? इहाब ने नरमी से इसकी आंसू साफ करते कहा था। अभी सिर्फ निकाह हुआ है, तुम जा नहीं रही। अभी भी हमारे सरों पर बैठकर हमारा दिमाग खाती रहोगी। इसके बोलने पर माहिम ने इसका सीने पर मुक्का मारा। रो क्यों रही हो माहिम? माना कि तुम्हें एक शेर से बांध रहे हैं, लेकिन तुम भी किसी शेरनी से कम थोड़ी हो। इसके कहने पर माहिम के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई थी। साहिर भाई बहुत अच्छे हैं माहिम। हाँ बस थोड़े से खड़ूस टाइप हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर कभी गलती से भी कुछ कह दें तो सीधा मुझसे आकर कहना। भले इनसे डरता हूँ तो क्या हुआ, अपनी बहन के लिए तो फिर भी खड़ा हो जाऊंगा ना। क्योंकि भाई बड़े हों या छोटे, बहनों का मान होते हैं और तुम्हारा ये मान हमेशा बरकरार रहेगा। इसने महिम के माथे पर अपने लब रखे। इसने अपना भीगा चेहरा साफ किया। अच्छा अब तुम मुझे किताब ला दो। किताब फिर भी लाकर नहीं दूंगा, अपने सैया से ही मंगवाना। तेजी से कहते वो बाहर भाग गया। इहाब चिल्लाती हुए
वो बाहर भागी, लेकिन तब तक वो जा चुका था। गेट तो इहाब ने कहकर गार्ड गेट तो इहाब ने कहकर गार्ड से पहले ही खुलवा दिया था, इसलिए भागने में से ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। आ जाओ बेटा, तुम किताब तो तुमसे मंगवाऊंगी, बुड़बुड़ाते वो वापस अंदर चली गई। लेकिन सबसे पहला काम अभी से यही करना था कि वो हमेशा की तरह फरीदा से अहाब की शिकायत लगाती, और इसके बाद वसी को भी सारी बात बतानी थी। शुरू शुरू में वो जब भी वसी और फरीदा से इसकी शिकायत लगाती थी तो वो कुछ दिनों तक इसके काम कर देता था, लेकिन फिर अपनी इसी लाइन पर आ जाता। इसी तरह डांट सुन सुनकर वो ढीठ हो चुका था। अपना मूड वसी और साहिर के डांट के अलावा वो कम ही किसी किसी के काम आता था। पूरी क्लास अपना टेस्ट कर रही थी जब वो पेन लबों में दबाए साहिर की हरकतें सोच रहा था। इससे हैरत हुई थी कि मोहब्बत में कोई अपनी जान भी ले सकता है। आज तक इसे सिर्फ ये बात फिल्मी लगी थी, लेकिन अपनी भाई की हरकतें देखकर जैसे इसे यकीन आ गया था, ऐसा हकीकत में भी हो सकता है। अगर मुझे कभी मोहब्बत हुई तो क्या मैं भी साहिर की तरह पागल हो जाऊंगा? अपने भाई की अपने भाई के लिए पागल लफ्ज़ इस्तेमाल करने से अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त साहिर के लिए इससे अच्छा लफ्ज़ भी नहीं मिल रहा था। इसने खुद ही सोचकर अपने जहन को झटका, जब नज़रें अपने टेस्ट में मसरूफ़ इज़ा पर पड़ी, जो हमेशा की तरह सादी सी बैठी थी। इस पूरी क्लास में इसे कोई लड़की इस पूरी क्लास में इसने कोई ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो अपने आप को संवार कर नहीं आती थी। यहाँ तक कि इसकी दोस्त मिशाल भी कभी बालों को कर्ल तो कभी आयरन करके आती थी। एक वही थी जो हमेशा ऐसी लापरवाह से होलिये में रहती थी। उफ माहिर, तुम कब से लड़कियों पर इतना रिसर्च करने लगे? इसने खुद को डांट डपट की और अपना ध्यान दोबारा से स्टूडेंट्स की तरफ लगा दिया। अस्सलामुअलैकुम। इसने किचन में नाश्ता बनाती परी और किस्वा को सलाम किया। इसे देखकर इन दोनों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम इतनी जल्दी उठ गई हयात? किस्वा ने अंडा फेंटते हुए कहा। जी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, अम्मी के बाद बाबा के साथ सारे काम मुझे ही करने होते थे, तो इसी वजह से मुझे जल्दी उठने की आदत हो गई है। और मैं कुछ काम करवा दूँ? नहीं, तुम बताओ, अगर कुछ खाना है तो मैं तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। कुछ भी खाना हो बिला झिझक कह दिया करो। नहीं, आप जो बना रही है मैं वही खा लूँगी, लेकिन मुझे भी कुछ हेल्प करने दे। मैं वैसे भी सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती हूँ। अच्छा, तुम कॉफ़ी बना दो। शाहमीर को नाश्ता कॉफ़ी पिए बिना मुकम्मल नहीं होता। जितनी चाय से जितनी चाय से इसे चिढ़ है, इतना ही कॉफ़ी का इसे नशा है। इस बार जवाब परिचय ने दिया, जिस पर अपना सर हिलाकर इसने मग उठाया। सामान सारा सामने ही रखा था, इसलिए इसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम्हारा शामिर से काफ़ी तुम्हारी शामिर से काफ़ी दोस्ती हो गई है। किस्वा के पूछने पर इसने किस्वा की जानिब देखा। पहला ख्याल इसे यही आया, शायद किस्वा को इसकी और शामिर की दोस्ती नहीं पसंद। जी मैं अब बात नहीं करूँगी। अरे बेटा, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है। इसे कोई दोस्त मिल गया। बस मेरा एक काम कर देना बस मेरा एक काम कर देना, इसे समझा देना कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ ले, या भाइयों के साथ काम करने लग जाए। आर्यन बेचारे हमेशा इसके लिए परेशान रहते हैं। जी मैं इनसे कह दूंगी। अपना सर हिलाकर हयात दोबारा से काम की जानिब मुतवज्जा हो गई थी। अहान के बच्चे, कहाँ रहते हो तुम? फरीदा बता रही थी कल से घर नहीं आए हो। कॉल पिक करते ही आयरा ने गुस्से से इसे सुनाई थी। अम्मा साई, अहान का बच्चा नहीं, आलम का बच्चा हूँ मैं। फजूल बकवास बंद करो। फरीदा बता रही है सारा दिन घर से बाहर रहते हो। कहाँ होते हो तुम? घर में क्या हो रहा है, कुछ पता भी है? कुछ भी नहीं हो रहा अम्मा साईं, घर में वही पुरानी शक्लें हैं। अहान ने लापरवाही से इशारे उचकाए। सारा दिन कहाँ हो तुम? दोस्त के साथ। आज तक बताया नहीं, ऐसा कौन सा दोस्त बन गया है तुम्हारा जो इतना अजीज हो गया है? वो एक लड़की है। इसने माथे पर बिखरे बालों को पीछे किया, और इसकी दोस्त एक लड़की थी। ये बात पहली बार आयरा को पता चली थी। शर्म नहीं आती? लड़की दोस्त है तुम्हारी। कभी तुम्हारे बाबा साईं ने भी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की। इस बार आयरा के लहजे में शरारत थी। बाबा साईं के पास इतनी हॉट मंगजू थी बाबा साईं के पास इतनी हॉट मंगजू थी, इन्हें भला क्या ज़रूरत थी किसी और लड़की से दोस्ती की? बहुत फजूल बोलने लग गए हो अहान शाह। घर आ जाओ, शादी का घर है, इतनी तैयारियां करनी है, और तुम्हारे सैर सपाटे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। किसकी शादी है? ये बात इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन थी। घर के माहौल में कुछ अलग ही चहल पहल तो इसे भी महसूस हुई थी, लेकिन शादी हो रही है, ये इसे इल्म नहीं था। साहिर की साहिर लाला की शादी किससे? माहीम से। क्या माहीम से? इसकी हैरानगी ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ चुकी थी। आयरा से चंद हिदायत देकर फ़ोन रख चुकी थी, जबकि वो अभी तक शॉक्ड कैफियत में था। मोबाइल पर आती कॉल देखकर इसने फाइल से नज़र हटाकर मोबाइल उठाकर देखा, जहां बाबा साई कॉलिंग लिखा रहा था। कहाँ हो तुम ताहिर? आर्या ने खैर खैरियत पूछने के बाद कहा। ऑफिस में हूँ बाबा साई।
अच्छा, मुझे तुमसे एक बात बतानी थी। अपना सामान उठाकर मुर्तज़ा के घर में शिफ्ट हो जाओ। क्यों? इसने ताज्जुब से पूछा। क्योंकि मेरे लाल, जिस घर में तुम रहते हो ना, वहाँ तुम्हारी दुल्हन भी मौजूद है, और अच्छा नहीं लगेगा कि दूल्हा भी इसी घर में मौजूद हो। ये अच्छा है बाबा साईं, मैं खुद भी आप और अम्मा साईं हवेली में एक साथ रहते थे। ये अच्छा है बाबा साईं, खुद भी तो आप और अम्मा साईं हवेली में एक साथ रहते थे। बेटा, मेरी तो मजबूरी थी ना, कोई और ठिकाना नहीं था। जिस ठिकाने का मशवरा मुझे आप अभी दे रहे हैं, इस वक्त वो ठिकाना आपके पास भी था बाबा साईं, तो ये बहाना मत मुझे दें। बाप से बहस कर रहे हो? बस अपना सामान पैक करो और मुर्तज़ा के घर में शिफ्ट हो जाओ। चाहो तो माहिर को भी अपने साथ ले लो। माहिर का मैं क्या करूँगा? माहिम को अपने साथ लेना हो तो बता दीजिए। बेशरम इंसान, कुछ शर्म कर लो। कहाँ से शर्म कर लूँ? तो आर्यन शाह हूँ तो आर्यन शाह की औलाद। इसके कहने पर ना चाहते हुए भी आर्यन हंस पड़ा था। खैर, आपकी बात मान लूँगा। अभी निकाह होने में चंद दिन बाकी हैं। जब 2 दिन बाकी होंगे ना, तब आ जाऊँगा हवेली। इतना एहसान भी मत करो। नहीं, अब ये एहसान तो मैं कर सकता हूँ बाबा साईं। थोड़ी देर मजीद बात करके आर्यन फ़ोन रख चुका था, जबकि साहिर का इरादा अब अपनी जान से बात करने का था। साहिर का नाम देखते ही इसने मुंह बनाकर मोबाइल साइड पर फेंक दिया। काफ़ी देर फ़ोन बजता रहा, जिसे इसने उठाने की जहमत नहीं की थी, लेकिन मैसेज रिंग टोन की आवाज़ सुनकर इसने मोबाइल उठाकर देखा। वहाँ मैसेज भी साहिर का था, धमकी भरा। फ़ोन उठा लो वरना मैं घर आ जाऊँगा, फिर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मोबाइल फ़ोन बजने लगा। गहरा सांस लेकर इसने कॉल को पिक किया। कहीं ये अंदाज जान छुड़ाने वाला था। ऐसे बात करते हैं होने वाले शौहर से? जब शौहर बन जाएंगे तो तमीज़ से भी बात कर लूँगी। जब शौहर बन जाऊँगा तो तमीज़ मैं तुम्हें खुद सिखा दूँगा। साहिर भाई, आपने इसलिए फ़ोन किया था मुझे? इसकी बात सुनकर साहिर ने तब कर जवाब दिया। मुझे भाई कहना नहीं, मुझे भाई मत कहना। माहीम, पहले तुम कहती थी तो मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहता था, क्योंकि इस वक्त हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं था। रिश्ता अब भी नहीं है, माहीम ने फ़ौरन से जवाब दिया। हाँ नहीं है, लेकिन अब बहुत जल्दी हो जाएगा। और तुम्हें अंदाज़ा नहीं है इस पल का मैं कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। ये चंद दिन मुझे चंद सालों के बराबर लग रहे हैं, इसने खुमार आलूदा लहजे में कहा। लेकिन बहुत जल्द वो दिन आएगा जब तुम मेरी बीवी बन जाओगी, मेरी रूह का सुकून, मेरी महरम बन जाओगी। शायद तब तुम्हें मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा हो जाए। तुम्हारे वजूद का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहाँ मैं अपना लम्स नहीं छोड़ूंगा। किसी जाम की तरह मैं तुम्हारी सांसों को पी जाऊंगा। साहिर भाई, बंद कर दें ये गंदी गंदी बातें। चीखते हुए इसने काल कट कर दी थी, जबकि इसके काल काटते ही ऑफिस रूम में साहिर का कहकहा गूंजा था। सिर्फ बातें सुनकर तुम्हारी ये हालत हो गई है, जब मैं अमल करूंगा तब क्या होगा? दिलकश मुस्कुराहट इसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट इसके लबों पर सज चुकी थी। असद, आप आई थी, नवीद ने चाय का कप असद के सामने रखते हुए बताया। इसमें कौन सी नई बात है? वो तो हर हफ्ते आती हैं, लेकिन इस बार इनके आने का मकसद अलग था। इनके अंदाज पर असद साहब ने ठिठक कर अपनी बेगम को देखा। क्या मकसद था? वो अपने जैद के लिए अज़ा का रिश्ता मांगने आई थी। तो तुम कह देती अज़ा भी पढ़ रही है। मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मंगनी करके छोड़ देते हैं, शादी इसकी पढ़ाई के बाद हो जाएगी। आपा का भी दिमाग ख़राब हो गया है। मैं अपनी इतनी प्यारी बेटी को इनके बेटे के साथ ब्याह दूँ, जिसके पहले ही एक शादी नाकाम हो चुकी है। मैं खुद बात करूंगा उनसे, लेकिन फिर वो नाराज़ हो जाएंगी। पता तो है आपको उनका। होती है तो होती रहे, इनकी नाराज़गी के डर से मैं अपनी बच्ची को कुएं में नहीं धकेल सकता। इनकी बात सुनकर नवीदा बेगम ने मुतमईन होकर अपना सर हिलाया और चाय का कप उठाकर इनकी तरफ बढ़ा दिया। दुपट्टा गर्दन में डाले वो तेज तेज कदमों से चल रही थी। साहिर, माहिर और वो इस वक्त एक साथ वाक पर आते थे, लेकिन इस वक्त वो दोनों बाहर गए थे, इसलिए वो अकेली ही आ गई थी। ये अलग बात है, अगर कोई इसे इस तरह अकेले देख लेता तो बहुत डांट पड़ती। तेज तेज कदम उठाती वो अब वापस घर जा रही थी, जब नज़र थोड़े फासले पर खड़े शख्स पर पड़ी। अंधेरा होने के बाद इसका चेहरा नहीं दिख रहा था, और नूर को इसे देखना भी नहीं था। इसकी नज़र तो बस सामने से आती इस गाड़ी पर टिकी थी, जो इस शख्स की जानिब से आ रही थी। नूर ने आवाज़ देकर इसे होश दिलाना चाहा, लेकिन इसे कोई रिस्पॉन्स ना देने पर वो खुद इसके करीब भागकर नूर ने इसको धक्का दिया था, जिसकी वजह से वो खुद भी ज़मीन पर गिर चुकी थी। लेकिन शुक्र था इस शख्स को चोट नहीं लगी थी। कब से आवाज़ें दे रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा? अली ने अपनी जगह से उठकर अपने कपड़े झाड़े, जबकि इसका चेहरा देखते नूर को याद आया कि वो कौन था। आप तो वही हो ना, अली खान? हम मिले भी थे। जी मुझे याद है, आपका शुक्रिया, आपने मेरी हेल्प की। इतने कहाँ खोए हुए थे? आपको गाड़ी नहीं दिखी, ना मेरी आवाज़ सुनाई दी? कहीं नहीं। नफ़ी में सर हिलाता वो वापस रास्ते पर चलने लगा। नूर ने इसकी चौड़ी पुश्त को देखा और इसे पुकारा। मैं साथ चल सकती हूँ? अली ने मुड़कर एक नज़र इसे देखा और मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया।
बाबा साईं ने मुझे आपके बारे में सब बताया है। अच्छा, क्या बताया है? यही कि इनकी दोस्ती कैसे हुई थी, फिर क्या हुआ, वगैरह वगैरह। आज के दिन मेरे वालिदैन मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। मैं उदास था और इन्हीं सोचों में गुम था, इस वजह से किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं गया। इसकी बात सुनकर नूर ने अपना सर हिलाया। याद तो बहुत आती होगी, बहुत ज़्यादा। मेरे दिमाग में उनके साथ बिताए गए लम्हे इस तरह से है ताज़ा है जैसे वो पल अभी बिताए गए हैं। कभी कभी आप जिंदगी से बेजार लगते हैं। मैं हूँ ही बेजार। हंसते हुए इसने जैसे खुद का मजाक उड़ाया। मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं पसंद मुर्तज़ा। मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं पसंद, मुर्तज़ा अंकल ने कहा था। सियासत में मत जाओ, मुझे डर है तुम्हारे बाप को कुछ हो जाएगा। मुझे डर है जैसे तुम्हारे बाप को कुछ हो गया था, कहीं तुम्हें भी ना हो जाए। लेकिन मैं इन्हें ये नहीं कह सका कि मैं चाहता ही यही हूँ कि मुझे कुछ हो जाए। खुदकुशी कर नहीं सकता क्योंकि वो हराम है, लेकिन इस तरह तो मर सकता हूँ ना। मेरे वालिदैन जब मुझे छोड़ कर गए तब मैं बहुत छोटा था। मुझे अपनों की ज़रूरत थी, लेकिन दादा जान के अलावा मेरे पास कोई नहीं था। वो भी सिर्फ नाम के लिए मेरे पास थे। उन्हें हमेशा काम की लगी रहती थी, कमाने की लगी रहती थी। वो मुझे कभी भी वक्त नहीं देते थे। मैं तन्हा पला बड़ा हूँ और मुझे तन्हाई ही पसंद है। मेरे इतने दोस्त भी नहीं हैं। वो जो हैं वो सिर्फ अपने मतलब के लिए हैं। मैं अजनबी हूँ और आप एक अजनबी से अपनी बातें कर रहे हैं। नूर के कहने पर अली ने रुक कर इसकी जानिब देखा। जी, और मुझे उम्मीद है आप ये बातें किसी से नहीं कहेंगी। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक और बात है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? मुझसे दोस्ती करके आपको क्या मिलेगा? एक अच्छा दोस्त। अली ने गौर से इस लड़की को देखा जो अपने डिम्पल की भरपूर नुमाइश करवाती इसकी तरफ हाथ बढ़ाए खड़ी थी। चंद पल सोचकर अली ने इसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। थैंक यू, इसने अपना हाथ पीछे करते कहा। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके बाबा से ऐसे मिलने आया था, कुछ दिन यहीं पर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपसे दोबारा मुलाकात हो सके। बिल्कुल, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वॉक पर आई थी, वैसे सोच रही हूँ मैं आपको क्या बुलाऊं, अली सर, साहिब या फिर खान, या खान जी। इसने थोड़ा हाथ इसने थोड़ी पर हाथ रखकर अली की जानिब देखा था। जो आपको अच्छा लगे। और मैं ये भी चाहती हूँ कि अगली बार जब हम मिले तो आप मेरे लिए आपसे तुम तक का सफ़र पर पहुँच चुके हो। जी ऐसा ही होगा, इसने मुस्कुराते जवाब दिया। मेरा नाम नूर है। आप मुझे बता चुकी है। आपको घर छोड़ दूँ? नहीं, वो करीब ही है, मैं चली जाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मजबूत कदम उठाता वो वहां से चला गया, जबकि नूर इसकी कही गई बातों को कितनी ही देर सोचती रही थी। नूर, यहाँ क्या कर रही हो? पीछे से आती आवाज़ सुनकर इसने डर कर पीछे देखा, लेकिन फिर पीछे आहान को देखकर नॉर्मल हो गई। आहान लाला, आपने तो डरा ही दिया था। वैसे तो आहान इसे चंद माह छोटा था, लेकिन सब को लाला कहकर आहान का सिर्फ नाम लेना ही अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो बचपन से इसे भी लाला ही बुलाती थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वॉक पर आई थी, वो भी अकेले? चलो घर। आहान ने अपनी जैकेट उतार कर इसे पहनाई, क्योंकि इस वक्त इसने सिर्फ दुपट्टा ले रखा था, जबकि ठंडी हवा चल रही थी। इसे लेकर घर की तरफ चल दिया। आपको पता है मैं अली खान से मिली थी। कौन अली खान? सियासतदान अली खान। क्या वाकई? हाँ। इसे जवाब देकर वो इसके साथ हुई मुलाकात के बारे में बताने लगी। जब घर पहुंचते तक नूर की जबान नहीं रुकी थी और आहान बड़े मज़े से इसे सुन रहा था। सुबह होते ही मुर्तज़ा सुबह होते ही मुर्तज़ा और जरियाम शाह शहर के लिए निकल चुके थे। वैसे तो जरियाम का खुद अकेले जाने का इरादा था, लेकिन मुर्तज़ा के कहने पर वो इसे भी साथ ही ले आया था। और इस वक्त वो दोनों इस गली में खड़े थे जहाँ हुरैब रहती थी। क्या वो यहीं रहती है? मुर्तज़ा ने एक पूरी नज़र इस गली पर डाली, जहाँ सड़क में जगह जगह खड्डे होने के बायस कीचड़ जमा हो चुकी थी। बेलिबास बच्चे गली में खेल रहे थे, जगह जगह गंद फैला था, जिसे देखकर जरियाम को शर्मिंदगी हो रही थी। इसे मुर्तज़ा को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। हाँ, यहीं रहती है। तुम्हें कैसे पता? आखिरी बार जब मैं इसे मिला था तो इसका पीछा किया था। जानता हूँ यह गलत हरकत है, पर मैं इसकी मदद करना चाहता था। पर यह गलती हुई मुझसे, आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। इसने अपने खुश को होठों पर जबान फेरी। अब बस भी करो जरियाम, इतना भी नाजुक नहीं हूँ मैं जो ऐसी जगह पर आने से कतराऊंगा। और तुम ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे पहली बार किसी की मदद कर रहे हो। किसी की किसी लड़की की तो पहली बार ही कर रहा हूँ बड़े बाबा। इसकी शक्ल देखकर मुर्तज़ा की हंसी छूटी थी। खैर बताओ, इसका घर कहाँ है? इसके कहने पर जरियाम ने आगे बढ़कर इसका घर ढूंढने लगा। वहाँ सारे घर ही एक जैसे लग रहे थे। बिलाखिर जरियाम को इसका घर मिल गया, क्योंकि हुरैब का घर एक वाहिद ऐसा घर था जहाँ दरवाजे का कलर सबसे मुख्तलिफ था। शायद यही है। शायद? मुर्तज़ा ने घूर कर इसे देखा, जिस पर वो गड़बड़ा गया। नहीं, मतलब यही है। गहरा सांस लेकर मुर्तज़ा ने वो लोहे का दरवाज़ा बजाया।
जिसे कुछ सेकंड के बाद एक औरत ने खोला। इशल। इसे देखकर मुर्तज़ा के लबों से इसे एक लफ्ज़ के अलावा और कुछ नहीं निकल सका था। खाला जानी आपसे कुछ बात करने आया था। मुर्तज़ा ने अपने सामने बैठी अपनी खाला को देखते कहा। कहो बेटा। मैं अपने और इशल के रिश्ते के बारे में बात करने आया था। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मुर्तज़ा। यह आवाज़ इसे पीछे से आई थी। इसने मुड़कर देखा, वहाँ उबैद खड़ा था, इशल का भाई। लेकिन क्यों? यही बात करने आए हो ना कि अब तुम्हारी और इशल की शादी हो जानी चाहिए। वो इनकार करने वाला था, वो ये कहने वाला था कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करने आया है। इसकी ज़िंदगी में इशल कभी भी नहीं थी, लेकिन अब परीक्षा ज़रूर है। लेकिन उबैद की अगली बात सुनकर जैसे वो कुछ कहना भूल चुका था। भाग गई है वो अपने आशिक के साथ। क्या बकवास कर रहे हो उबैद? दिमाग ठीक है तुम्हारा? इसने एक नज़र अपनी खाला पर डाली जो सर झुकाए आंसू बहा रही थी, और फिर गुस्से में उबैद की तरफ देखते कहा। बिल्कुल ठीक है, वो इसे पसंद करती थी, लेकिन हम नहीं मान रहे थे। जब तुम कोमा में गए थे तो इसे लगा था कि तुम कभी होश में नहीं आओगे, लेकिन तुम्हारे होश में आते ही इसे डर हो चुका था कहीं अब इसकी शादी तुम्हारे साथ ना हो जाए। इसीलिए एक खत हमारे लिए छोड़कर भाग गई, वो रात के अंधेरे में। इसकी बात सुनकर वो समझ नहीं पाया कि वो किस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करे। इशल पर गुस्सा हो, नाराज़ हो या अफसोस करे। तुमने इसे ढूंढने की कोशिश की उबैद? हाँ, बहुत की, और यकीन जानो मुर्तज़ा, जिस दिन वो मिली ना, खुद अपने हाथों से इसका गला दबा दूंगा। फिलहाल ये बातें छोड़ो, इसका सही सलामत मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बला से इसके साथ कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब इसे हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है तो फिर हमें इसका ख्याल क्यों करे? मैं बस चाहता हूँ कि वो एक बार मुझे मिल जाए ताकि मैं इसे खुद मार सकूँ। वो गुस्से से कहकर वहाँ से चला गया, जबकि मुर्तज़ा अब वहाँ बैठी औरत को देख रहा था जो हिचकियों समेत रो रही थी। खाला जानी आप समझाइएगा उबैद को, इशन मिल भी जाए तो इसके साथ कुछ गलत ना करे। एक गलती इसने की है, दूसरी वो ना कर दे। मुर्तज़ा ने इसके सामने बैठकर कहा था। मैं कुछ नहीं कर सकती मुर्तज़ा। इसके लिए जितना लड़ सकती थी लड़ी हूँ, इससे ज़्यादा मुझ में हिम्मत नहीं है। जिन माँ बाप की बेटियाँ इस तरह इन्हें रुसवा करती हैं, वो माँ बाप कुछ कहने के लायक नहीं रहते। इनके आंसू साफ करके मुर्तज़ा इन्हें कमरे में लेकर चला गया और इन्हें पानी पिलाकर बेड पर लिटाया। जब तक वो सो नहीं गई तब तक वो वहीं बैठा रहा। इनके घर से आने के बाद भी वो इन्हीं सोचों में गुम था। वो जानता था कि इशल इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी, लेकिन वो इस तरह का कोई काम उठाए लेकिन वो इस तरह का कोई कदम उठाएगी, ये इसे नहीं पता था। घर में इसकी शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। वो खुश था, बेहद खुश, लेकिन साथ में वो इशल को भी ढूंढ रहा था। और बहुत जल्दी से ये बात मालूम हो चुकी थी कि वो कहाँ थी। वो इसके घर पर नहीं गया, बस उसका फ़ोन नंबर हासिल करके इससे बात की थी, जिसमें इसने यही बताया था कि वो बहुत खुश है। इसके अलावा इसके घर में काम करती मुलाजमा को पैसे देकर मुर्तज़ा ने चंद दिन तक इसकी खबर मालूम की थी। मुलाजमा ने भी इसकी सारी रूटीन बता दी थी, जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो अपने घर में खुश है। सबसे बढ़कर इसका शौहर इसका बहुत ख्याल रखता था। मुर्तज़ा ने यह बात सिर्फ अपनी खाला जानी को बताई थी कि इनकी बेटी कहाँ है, कैसी है, ताकि बेटी की फ़िक्र में वो जो हर वक्त गमज़दा रहती थी तो वो ठीक हो जाए। लेकिन इसके भाइयों को इसने कुछ नहीं बताया था, ना ही इसका कोई ऐसा इरादा था। मुर्तज़ा जानता था कि अगर वो मिल जाती तो इसके भाई ने इसे जान से मार देना था। तो फिर इन्हें बताकर क्या करता? वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी, तो वो भी मुतमईन हो चुका था। माहिम देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इस वक्त फरीदा, इहाब और माहिम लाउंज में बैठे थे जब अहान ने दूर से चिल्लाते हुए माहिम को मुखातिब किया और अपनी लाई हुई चीज़ इसके करीब रख दी। माहिम ने इन चीज़ों को देखा। वो फ्रूट्स और खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें थी। ये क्यों लाए हो अहान? अरे तुम्हारे साहिर लाला से शादी हो रही है, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। ये तोहफा है तुम्हारे लिए और मुझे फ़ख्र है तुम पर। आखिर साहिर लाला के साथ रहना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन तुम ये काम करने वाली हो। बस करो, पहले ही इतनी मुश्किल से मैंने इसका ध्यान बटाया था, तुम फिर इसे वहीं लेकर जा रहे हो। यहाब ने आहान का रखा सामान उठाया और खुद खाने लगा। बस करो तुम दोनों। इन दोनों की बातें सुनकर वो फरीदा को इन्हें टोकना पड़ा था। इतना प्यारा बच्चा है मेरा, हर वक्त इसके पीछे पड़े रहते हो, कुछ कहता भी नहीं है वो। बिल्कुल फरीदा आंटी, वो नहीं कहते कुछ, इन्हें कहने की क्या ज़रूरत है। घूरते ही ऐसे हैं कि बंदे की बोलती बंद हो जाए। हाँ, मैंने तो माहिम को बेस्ट ऑफ लक का कार्ड भी दे दिया है। बहुत अच्छा किया, हाँ ने इसे शाबाशी दी थी। बंद करो तुम दोनों, मुंह बंद करो तुम दोनों, और ये वो मेरे लिए लाया है, दो वापिस। खुद तो मेरे काम करते नहीं हो, मेरी चीज़ें लेने बैठ जाते हो। माहिम ने इसके हाथ से वो सामान खींचा जो वो सेब वहाँ बैठा खा रहा था। वो भी इसे लेकर अपने कमरे में चली गई। मामा, माहिम मेरा सेब ले गई है। मुझे तो इस वक्त पर मुझे तो इस वक्त इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारा आधा सेब भी वो कैसे खाने दिया?
फरीदा के कहने पर इसने आहान की तरफ देखा। मेरे लिए कुछ नहीं लाए आहान? मैं भी तुम्हारा छोटा भाई हूँ। जिस दिन तुम्हें ये याद रहेगा ना इहाब कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इस दिन तुम्हारे लिए भी कुछ ले आऊंगा। इसके कहने पर वो मुंह बनाकर वहां से उठकर चला गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इशल ने इन दोनों को अंदर बुलाकर वहां मौजूद चरपाई पर बिठाया। काफी देर खामोशी रही, जिसे मुर्तजा की आवाज ने तोड़ा, जबकि ज़याम हैरत से अपने बड़े बाबा को देख रहा था। वो सामने खड़ी इस औरत को जानता था, इसका अंदाजा इसे हो चुका था, लेकिन कैसे जानता था? तुम्हें अंदाजा भी है खाला जानी तुम्हारे लिए कितनी परेशान रहती थी? इसके कुछ न कहने पर मुर्तज़ा ने फिर से कहा, कोई भी बात कहकर मेरे पछतावे को मजीद मत बढ़ाओ मुर्तज़ा। इशल की नज़रें जरियाम पर पड़ी थी। घनी दाढ़ी मूंछों वाला वो खूबरू मर्द अपनी नज़रें झुकाए बैठा था, कमीज शलवार और कंधों पर मर्दाना शाल डाले। वो दूसरा आलम शाह लग रहा था। क्या ये आलम शाह का बेटा है? हाँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बिल्कुल इनकी तरह। जरियाम ने नज़र उठाकर इस औरत को देखा। सांवली रंगत और झुर्रियों ज़दा चेहरा, नम आंखें और जगह जगह से पैबंद लगे पुराने कपड़े। सांवली रंगत, झुर्रियों ज़्यादा चेहरा, नम आंखें और जगह जगह से पैबंद लगे पुराने कपड़े। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपने शौहर के साथ थी ना? और तुम बहुत खुश थी। हाँ, मैं बहुत खुश थी, लेकिन सिर्फ अपने शौहर की वजह से। मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी कबूल नहीं किया था। वो मुझे सिर्फ इम्तियाज़ की वजह से बर्दाश्त करते थे। वो मुझसे कभी खुश नहीं थे। जब भी नहीं, जब मैंने एक बेटा पैदा किया, मैंने इम्तियाज़ से इनकी शिकायत की। इस पर वो कह देता था कि एक घर से भागी हुई लड़की को हर कोई अपनाता नहीं है। इसकी ये बात हमेशा मेरा दिल दुखाती, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो ठीक कहता था। मुझे तो सिर्फ अपने शौहर की मोहब्बत चाहिए थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ से भाग कर आई थी और मुझे वो मिल रही थी। लेकिन फिर ज़िंदगी बदल गई। जब शादी के 12 साल के बाद जब मैं दोबारा से माँ बनने वाली थी, तब रोड एक्सीडेंट में इम्तियाज़ हमें छोड़कर चले गए। मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। मुझे किसी अपने की ज़रूरत थी, लेकिन कोई मेरा अपना नहीं था। फिर मेरी बेटी भी पैदा हुई और मेरी बेटी का सुनते ही मेरे ससुराल वाले मुझे अपने घर से निकाल चुके थे। इन्हें इस चंद घंटों की बच्ची का ख्याल भी नहीं था। यही सोच लेते कि मैं इनके बेटे की बीवी हूँ। उन्होंने मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया, ये कहकर कि वो इनके बेटे की निशानी है और वो इनके साथ रहेगा। इसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। मैं अपनी औलाद के लिए लड़ भी नहीं सकी क्योंकि मेरे पास कोई ताकत, कोई अपना नहीं था। मैंने बहुत सोचा कि अपने घर चली जाऊं, लेकिन जानती थी कि मेरा वो भाई गैरत के नाम पर मुझे मार देगा। मैं मर भी जाती, लेकिन इस वक्त मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ मेरी बेटी थी, एक नन्ही जान। काश दिन काश तुम कुछ दिन सब्र कर लेती। मैं खुद इस रिश्ते को ख़त्म करवाने वाला था। तुम कहती मैं तुम्हारी शादी वहाँ करवा देता जहाँ तुम चाहती थी। इसके खामोश होते ही मुर्तज़ा ने कहा, मुर्तज़ा पुरानी बातें मत करो, अब कुछ बदल नहीं सकता। मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे घर तो चल सकती हो ना? अपना ज़रूरी सामान ले लो। तुम अभी हमारे साथ हवेली चल रही हो। अपनी जगह से उठकर इसने जैसे हतमी फैसला सुनाया था। मुर्तज़ा, कोई बहस नहीं। तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में भी, और ये भी कि तुम्हारी बेटी क्या काम करती है। इसकी बात सुनते ही इशल ने शर्मिंदगी से अपना सर झुकाया। तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है इशल। हवेली चलो, वहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। वहाँ तुम्हारी बेटी भी महफूज रहेगी और तुम्हारा भी अच्छे से इलाज हो जाएगा। तुम यहाँ तक कैसे आए हो मुर्तज़ा? इशल के कहने पर इसने जरियाम की तरफ इशारा किया। बाद में बताऊंगा। तुम्हारी बेटी कहाँ है? क्या नाम है उसका? हुरैब। जरियाम के लबों से बेसाख्ता ये लफ्ज़ फिसला था। ये लफ्ज़ था जो इसने वहाँ पर कहा था। जबकि इसके कहने पर इशल ने हैरत से इसे देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, लोहे का दरवाज़ा खुला और भूरे रंग के ढीले से कमीज शलवार में मलबूस वो लड़की अंदर दाखिल हुई। मुर्तज़ा ने गौर से इसे देखा। इस लड़की के चेहरे और कपड़ों पर जगह जगह मिट्टी लगी थी, जैसे वो कहीं गिरी हो। इसके बाल भी ऐसे लग रहे थे जैसे इसने कितने ही दिनों से सर नहीं धोया होगा। लेकिन मुर्तज़ा ने यह मानने में देर नहीं की कि वो लड़की वाकई में ही खूबसूरत थी। ऐसी हालत में भी वो बेहद प्यारी लग रही थी। लड़की तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है जरियाम। इसने जरियाम के कान में सरगोशी की। बदले में इसने भी मुर्तज़ा के कान में कहा था, जब ज़ुबान खोलेगी तब पता चलेगा कितनी प्यारी है। मुर्तज़ा ने सवालिया निगाहों से इशल की जानिब देखा। क्या ये है तुम्हारी बेटी? हाँ। ये लोग कौन है अम्मा? कमीज की जेब में हाथ डालकर वो मुर्तज़ा को ऊपर से नीचे तक देख रही थी, जब निगाह इसके पीछे खड़े हुए जरियाम पर पड़ी। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? अब उनको नहीं चाहिए तेरी मदद। शराफत से चला जा, इसने जरियाम की जानिब उंगली करते कहा था। अब बताए बड़े बाबा कितनी प्यारी है? जरियाम ने हल्की सी सरगोशी इसके कान में की थी, जिस पर मुर्तज़ा ने इसे घूर कर देखा। हुरैब,
तमीज़ से बात करो। ये मेरे रिश्तेदार हैं। इशल की बात पर हुरैब ने कहका लगाया, जैसे इशल ने कोई लतीफ़ा सुनाया हो, जबकि ज़रियाम बस गौर से इसे देख रहा था। वो हंसते हुए और ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इशल की घुरी पर भी इसकी हंसी नहीं रुक रही थी, जबकि इसे मुसलसल हंसते देखकर इशल को मुर्तज़ा और ज़रियाम के सामने बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। हुरैब, हंसना बंद करो। अम्मा, तू मजाक क्यों कर रही है? हमारा कौन सा रिश्तेदार आ गया? हम दोनों ही एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तू अपन की और अपन तेरी। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। मैं इशल की खाला का बेटा हूँ, तुम्हारा मामू, जो तुम दोनों को यहाँ से लेने आया है। मुर्तज़ा ने नरम लहजे में इसकी तरफ देखते कहा था। अपन का कोई मामू नहीं है, और अगर तू है भी तो अपन को कोई मामू नहीं चाहिए। इसकी बात करने का लहजा ऐसा था, लेकिन आज से पहले इसके इस तरह बात करने पर इशल को इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। अपने भाइयों के डर से वह कोने में आ गई थी, क्योंकि इसे पता था कि इसके भाई इसे हर जगह ढूंढेंगे, लेकिन वो किसी ऐसी जगह पर होगी तो वो तसव्वुर भी नहीं करेंगे। पहले वो खुद ही नौकरी करती थी, बुर्का ओढ़ कर जाती, और अगर कोई जानने वाला मिल जाता तो वो नौकरी छोड़ देती थी। लेकिन जब इसकी तबीयत खराब हुई, तब से हुरैब ने इसे घर में ही बिठा दिया था। वो इसे कोई काम करने नहीं देती थी। घर में वो जो कुछ भी आता था, वो इसकी चोरी से आता था। इशल को इसका ये काम पसंद नहीं था, लेकिन अब इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि कोई काम करती। लेकिन हुरैब को इस काम से रोकना वो अपना फ़र्ज समझती थी। इशल इसके सामने इस तरह बातें करती थी जिस तरह वो अपने घर में करती थी, लेकिन हुरैब बचपन से ज़्यादा बाहर ही रही थी। वो गली के बच्चों के साथ खेलती थी, इसीलिए जो इनकी ज़बान थी वही वो भी सीखती चली गई। लड़की, तमीज़ से बात करो। अपने लिए तो इसने हुरैब का यह लहजा बर्दाश्त किया था, लेकिन मुर्तज़ा के लिए इसका वही अंदाज ज़रियाम को गुस्सा दिला रहा था। अपुन के घर में खड़े होकर अपुन को ही तमीज़ सिखा रहा है। हुरैब, बात सुनो। मैं हुरैब, बात सुनो मेरी। मुर्तज़ा हमें यहाँ से लेकर जाने के लिए आया है, और हम यहाँ से जा रहे हैं। इसे तो वैसे ही एक सहारे की ज़रूरत थी, जो मुर्तज़ा की सूरत में इसे मिल रहा था, तो वो पीछे क्यों हटती? इसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। परवाह थी तो अपनी बेटी की। इसे पता था कि इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा, ज़्यादा से ज़्यादा चंद माह होंगे। लेकिन इसके जाने के बाद इसकी बेटी तो बेआसरा नहीं रहेगी। इनके पास तो कोई शख्स होगा ना, जो इसका ख्याल रखने वाला होगा। इसे पता था कि शाह हवेली में इसकी बेटी का बहुत ख्याल रखा जाएगा। वहाँ तो मुलाजमों की तकलीफ़ पर भी मरहम रखा जाता था। ये तो फिर इनकी अपनी थी। अम्मा तो पागल हो गई है, अपन कहीं नहीं जा रही, और तो निकाल इन लोगों को यहाँ से। इसके कहने पर इशल ने इसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़े थे। मान जाओ हुरैब, मेरी खातिर। इसने बेबसी से अपनी माँ को देखा। एक इसकी माँ ही तो थी जो इसकी कमज़ोरी, इसकी मोहब्बत थी, जिसकी खातिर वो कुछ भी कर सकती थी। क्या करना है अपन को? तुम दोनों मेरे साथ हवेली चलो, मैं तुम्हारी माँ का इलाज भी करवाऊंगा, और मेरा वादा है तुमसे, तुम दोनों को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मुर्तज़ा के कहने पर इसने मुंह बनाकर अपनी माँ को देखा। चल लेते हैं, देख लेंगे तेरे ये रिश्तेदार कितने दिन अपने घर में रखते हैं। इसकी बात अनसुनी करके मुर्तज़ा ने ज़रियाम की जानिब देखा। इसे गाड़ी के पास लेकर जाओ ज़रियाम। ज़रियाम ने गहरा सांस लेकर अपने बड़े बाबा की जानिब देखा। वो तो बस हुरैब की मदद करना चाहता था। ये थोड़ी कहा था कि इस तोहफे को उठाकर घर ही ले चलो। ज़रियाम, लेकर जाओ। इसके दोबारा कहने पर ज़रियाम इस घर से बाहर निकला, जबकि इसके निकलते ही हुरैब भी अपनी कमीज़ की जेब में हाथ डालती हुई बाहर निकल गई। अपना ज़रूरी सामान तो ले चलो इशल। हुरैब के बाहर निकलते ही इसने इशल की जानिब देखते कहा था। तेज तेज कदम उठाती वो ज़रियाम के साथ चल रही थी। गाड़ी के करीब पहुंचकर ज़रियाम ने अपने लिए फ्रंट डोर खोला, जबकि हुरैब बैक डोर खोलने की कोशिश कर रही थी। क्या कबाड़ है! इसने गुस्से से गाड़ी को घूरा, जब तेज क्लोन की खुशबू इसके नाक से टकराई। इसने हल्का सा चेहरा मोड़ कर देखा। इसके पीछे ही ज़रियाम खड़ा था। मैं खोल दूँ? इसके कहने पर वो इससे 2 कदम दूर हुई, जिसके बाद से ज़रियाम ने बैक डोर खोला और इसके बैठने पर दोबारा बंद कर दिया, और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी सी देर के बाद मुर्तज़ा और इशल भी वहाँ पर आ चुके थे। अम्मा, देख तो कितनी नरम जगह है, इशल के बैठते ही हुरैब ने कहा। इसका इशारा कार की सीट की तरफ था जिस पर वो बैठी थी। चुप कर, इशल ने से घूरते कहा। हुरैब पहली बार किसी गाड़ी में बैठी थी, इसलिए इश्तियाक से हर तरफ जायजा ले रही थी। ओए, इसमें एसी भी है क्या? इसने आगे को होकर पहले मुर्तज़ा और फिर ज़रियाम को देखा और अपना हाथ एसी के सामने कर दिया। ठंडी हवाएं इसके हाथ को छूने लगी, जबकि इसे ऐसा करते देख इशल ने इसे पीछे की जानिब खींचा था, जिस पर मुंह बनाती वो टेक लगाकर बैठ गई। एसी क्या होता है ये इसे पता था, क्योंकि इसकी माँ ने इसे बताया था, और मुख्तलिफ जगहों पर इस चीज़ को देखकर इसे मालूम था ये क्या होता है। इसकी माँ ने इसे बताया तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन याद इसे
सिर्फ कुछ ज़रूरी चीज़ें ही रहती थी। कुछ देर वो खामोशी से बैठी रही, लेकिन फिर दोबारा आगे होकर मुर्तज़ा की तरफ देखा। मामू, इसमें गाने बजते हैं? इसके अचानक करीब आने से मुर्तज़ा एक लम्हे के लिए घबराया था, लेकिन फिर नॉर्मल होकर अपने सर को हाँ में हिला दिया। हुरैब, पीछे होकर बैठो। इशल ने से फिर से पीछे किया था। क्या अम्मा? इसने तो बोला ही था कि मामू है, तो मामू ही बोलूँगी ना। हाँ बिल्कुल, तो मुझे मामू बोला ना। और इसमें गाने हैं, मैं लगा देता हूँ। मुर्तज़ा ने प्लेयर ऑन किया। ये गाड़ी जरियाम की थी, तो गाने भी इसी के पसंद के थे। इसे इंग्लिश सॉन्ग पसंद थे और वही सुनता था, तो इस वक्त गाड़ी में इंग्लिश सॉन्ग चल रहा था। यू आर दी लाइट, यू आर दी नाइट, यू आर दी कलर ऑफ माई ब्लड, यू आर दी कर्व, यू आर दी पेन। ये क्या है? इसने अजीब सा मुंह बनाया। ये एक इंग्लिश सॉन्ग है और मेरी गाड़ी में तुम्हें ऐसे ही सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। जरियाम ने प्लेयर ऑफ किया। ये भी भला कोई गाना होता है? अच्छा, तो तुम्हें कौन से गाने पसंद हैं? मुर्तज़ा ने दिलचस्पी से पूछा। मछली पला खिलावां तुझे सिंध दरिया किनारे। हुरैब ने अपना पसंदीदा गाना बाकायदा गाते हुए कहा, जिस पर मुस्कुराते हुए मुर्तज़ा ने अपना सर नफ़ी में हिलाया था। अपने मोबाइल पर आलम की कॉल देखकर इसने फ़ौरन से पिक करके तमीज़ से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम बेटा साईं। कहाँ गायब रहते हो आजकल? कहीं नहीं बाबा साईं, बस पढ़ाई में लगा रहता हूँ। अच्छा, फरीदा ने तुम्हारी माँ को बताया कि तुम सारा सारा दिन गायब रहते हो? नहीं नहीं बाबा साईं, वो दरअसल मैं दोस्त के घर जाता हूँ, वो भी पढ़ाई की वजह से। इसने जल्दी से वजाहत दी। यह सच था कि जितनी मोहब्बत वो आलम से करता था, तो इससे डरता भी इतना ही था। अच्छा, हवेली कब आ रहे हो? तुम्हारा निकाह, तुम्हारे लाला का निकाह होने वाला है, आकर तैयारी करवा दो। वो इसे ये नहीं कह सका कि लाला तो वो खुद यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि ऐसा कहने पर आलम इसे बदतमीज़ करार देकर आधे घंटे का लेक्चर दे देता। बस 2-3 दिन में आ जाऊँगा। जिन्हें एक मजीद बात करके आलम फ़ोन रख चुका था, जिस पर अहान ने गहरा सांस लिया। हयात बीबी, क्या हो रहा है? इसकी चुटिया खींचकर शामिर इसके बराबर बैठ गया, जो पता नहीं किन सोचों में गुम थी। इनके घर के माहौल में वो काफ़ी एडजस्ट हो चुकी थी। बड़ों में तो इसकी सबसे मुलाकात हो गई थी। लड़कों में इसकी मुलाकात सिर्फ जरियाम और शामिर से हुई थी, जबकि लड़कियों में इसकी मुलाकात सिर्फ शहर में माहीम से ही हो पाई थी। मुर्तज़ा अंकल ने मुझसे कहा था कि मैं आगे एडमिशन ले लूँ। इसने अपनी परेशानी जाहिर की। तुमने कितना पढ़ा है? इंटर। इसके कहने पर शामिर ने अफसोस का इजहार किया। बस इंटर ही क्या हुआ है? कुछ शर्म कर लो लड़की, तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो मैं हूँ। इसने तासुरात बदले और फिर इसने अपनी बात की नफ़ी कर दी। नहीं, बल्कि सही किया है। क्या करना है तुम्हें मज़ीद पढ़कर? फिर भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी। हयात ने इसे कान करीब लाने का इशारा किया और फिर इर्द गिर्द देख कर इस बात की तसल्ली की कि यहाँ इन दोनों के अलावा कोई और तो नहीं है। मुझे पढ़ने का शौक़ बिल्कुल नहीं है। इंटर भी मैंने बहुत मुश्किलों से किया था, लेकिन यह बात अंकल को बताते मुझे शर्म आ रही थी। इसके कहने पर शामिर का कहकहा बुलंद हुआ था। मुझे भी पढ़ने का शौक़ नहीं है, लेकिन मैं बहुत फ़ख्र से ये बात सबको बताता हूँ। लेकिन तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं ये लेकिन तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं ये उनसे कह दूंगा। वो उठकर वहाँ से जाने लगा, जबकि इसकी बात कहने पर हयात ने बेचैनी से पूछा था, क्या कहेंगे? यही कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, तुम्हें शादी करनी है। इसने शरारत से कहा। आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। मैं कहूँगा। शामिर, आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। इसने मासूमियत से शामिर की तरफ देखा। ऐसे प्यार से बोलोगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहाँ से भाग चुका था, जबकि इसे ये बात बताकर वो पछता रही थी कि कहीं वो सच में मुर्तज़ा से ये बात न कह दे। इसने खाना बनाया, आयरा को पीछे किया और अपने हसार में लिया। इसने खाना बनाती आयरा को अपने हसार में लिया, जो इस वक्त किचन में अकेली थी। आलम, छोड़ दे, मैं काम कर रही हूँ। आयरा ने गुस्से से इसे पीछे किया, लेकिन इसका हाथ पकड़कर वो इसे फिर से अपनी जानिब खींच चुका था। जरियाम कहाँ है? मुर्तज़ा लाला के साथ गया हुआ है, पता नहीं कहाँ। अब छोड़े, मैं खाना बना रही हूँ। जगह भी देख लिया करे, हर जगह शुरू हो जाते हैं। आयरा ने इसे खफगी से देखते कहा, जबकि इसकी खफगी को नज़रअंदाज करते आलम ने इसके गाल पर अपने लब रख दिए थे। आलम। आयरा ने इसे घूर कर देखा, जिस पर इसने मुस्कुराते हुए इसके दूसरे गाल पर भी अपने लब रख दिए थे। सब की सब सब के सब ये हरकत करके मेरा दिल जलाते रहते हैं। शामिर की आवाज़ सुनते ही इसने जल्दी से आयरा को छोड़ा। दरवाजे पर खड़ा वो उदासी से इन दोनों को देख रहा था। क्या चाहिए शामिर? आर्यन घर में नहीं है जो यहाँ पर आ गए हो? इसे घूरते हुए आलम किचन से बाहर निकल चुका था, जबकि इसके निकलते ही शामिर भी इसके पीछे आने लगा। मुझे शादी करनी है मामू, लेकिन बाबा साहब कहते हैं
कि जब तक कोई काम धंधा नहीं करोगे तब तक तुम्हारी शादी नहीं करूँगा। क्या करोगे शादी करके? शादी करना मतलब टेंशन पालना होता है। अच्छा, खुद तो लड्डू खा लिए, हमें कह रहे हैं कि मत खाओ। इसके कहने पर आलम ने तंग आकर कहा, जा जाकर खा ले जो खाना है, बस मेरा दिमाग मत खा। तो किसका खाऊं? अपने बाप का खा ले, वो घर पर नहीं है। तो माँ का खा ले। बकौल आपके मेरी माँ के पास दिमाग ही नहीं है। शामिर ने इसकी कही गई बात को दोहराया था। गलत गलत थोड़ी कहता हूँ। आलम के कहने पर शामिर ने भी अपना सर इस बात में हिलाया। बिल्कुल, ये बात तो आप ठीक कहते हैं। आखिरी मुलाकात में अली ने इसे इस जगह का एड्रेस बताया था जहाँ वो रह रहा था, लेकिन इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो उठकर वहाँ ही आ जाएगी। वो खुद बाहर जा रहा था जब वो दूर से ही इसे नजर आ गई। कंधे पर अपना यूनिवर्सिटी बैग डाले वो इसे देखते भागते हुए इसके करीब आई थी। इसे यहाँ देखकर अली को बेहद हैरानगी हुई। वो बाहर जाने वाला था और ये तो अच्छा था कि वो जाने से पहले आ गई थी, वरना अगर बाद में आती या वो अंदर होता तो गार्ड इसे यहीं से भगा देता और ये खुद इसका अपना आर्डर था। इसे लेकर वो अंदर चला गया, लेकिन गुस्सा इस पर बेहद आया था जो यहाँ पर वो आ गई थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसे अंदर लाकर अली ने पहली बात यही कही। तुम। इसने तुम पर जोर देकर जैसे ही इसे अपनी बात याद दिलानी चाहिए जो अली को भी आ चुकी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपसे मिलने आई थी। अंदाज़ा है तुम्हें अगर कोई तुम्हें यहाँ देख लेगा तो वो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो आप कह देना कि मैं आपकी दोस्त हूँ और जैसे लोग मेरा यकीन कर लेंगे। उफ, मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ, किसी को बताया भी नहीं है, मुझे जल्दी से वापस जाना है। सोचा आपसे मिल लूँ, इतनी मुश्किलों से मैं यहाँ पहुँची हूँ, अगर किसी को पता चल गया कि मैं अकेली इस जगह पर गई हूँ तो डांट अलग पड़ेगी, ऊपर से आप भी मुझे डांट रहे हैं। बजाय इसके कि मुझे कुछ खिलाया पिलाया जाए, मेहमान की मेहमान नवाजी की जाए, वो फिर से एक ही सांस में बोलना शुरू हो गई थी। मैं कोई मेहमान नवाजी नहीं कर सकता, तुम अभी यहाँ से जाओगी और आज के बाद तुम यहाँ कभी नहीं आओगी। मेरे लिए मसला बन जाएगा, लेकिन इसे इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए बन जाएगा। इसने जैसे ही इसे समझाने की कोशिश की थी। वो एक सियासतदान था, इसकी एक एक खबर फैल जाती थी और अगर नूर को यहाँ कोई देख लेता तो इससे ज़्यादा मसला इस लड़की के लिए बनना था। वैसे आप यहाँ क्यों रहते हैं? मुझे तो लगा था आप किसी बड़े से घर में रहते होंगे। इसने अली की बात जैसे सुनी ही नहीं थी। मुझे छोटे घर पसंद है। अच्छा, मुझे तो बड़े घर पसंद है, इसने अपने हाथों को लंबा करके बताया, जबकि इसके अंदाज पर वो मुस्कुरा उठा था। अब मुझे जल्दी से कुछ खिला दे ताकि मेहमान नवाजी भी हो जाए और मैं चली जाऊँ। मुझे 5 मिनट में निकलना है। मैं ड्राइवर अंकल को दूर खड़ा किया है ताकि इन्हें पता न चले कि मैं आपसे मिलने आई थी। मैंने इनसे कहा था कि दोस्त के घर जा रही हूँ, इससे कुछ ज़रूरी काम है। पता है, मैंने इतनी मुश्किलों से बहाना सोचा था क्योंकि फिर वो मेरी हर तफसील बाबा साईं को बताते हैं। खुद ही बात करती हो और खुद ही जवाब देती हो। वो सोफे पर बैठ गया जिस पर फ़कत अपना नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। इसकी बातें अली के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का सबब बन रही थी, जबकि लबों के साथ साथ अली खान की नीली आंखें भी मुस्कुरा उठी थी। गाड़ी में अशल की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो इसे हॉस्पिटल लेकर गए। इसी वजह से इन्हें आने में देर हो गई थी। हवेली में दाखिल होते ही सब इन्हें लॉन्च में ही बैठे मिल गए थे। सो इन्हें लॉन्च पे बैठे मिल गए थे, सिवाय बड़ों के और हयात के। वो अपने कमरे में थे, चुनांकि मुर्तज़ा इन सबको यहाँ आने से पहले ही सारी तफसील बता चुका था। इसीलिए मुर्तज़ा और जरियाम के साथ दो नए चेहरे देखकर इन्हें हैरानगी नहीं हुई थी। परी, बुरा तो नहीं मनाऊंगी? इसके बराबर वाले सोफे पर बैठकर आलम ने आगे होकर सरगोशियाना अंदाज में कहा, जिस पर परीशा ने अचंभे से इसे देखा। मैं क्यों बुरा मानूंगी? क्योंकि मुर्तज़ा के साथ खड़ी बीबी इनकी साबका मंगेतर है। इसने जैसे इसके नॉलेज में इजाफा किया। जब वो मंगेतर थी, जब मुर्तज़ा ने इन्हें छोड़ दिया, तो अब भला मुझे क्या टेंशन होगी? वैसे भी अब आप सब बूढ़े हो चुके हो, ऐसा कोई चांस बनता भी नहीं है। इसे जवाब देकर वो अपनी जगह से उठकर इशल से मिलने के लिए खड़ी हो गई। जब इसने अपने बराबर बैठी आयरा से कहा, फजूल में हमें बूढ़ा कह रही है। पता है, इस दिन मैं बाहर गया था तो तुम्हें याद करके मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और खेतों में खड़ी एक लड़की ने मुझे देख लिया था और मेरे डिंपल पर दिल हार बैठी। तो किसने कहा था सड़क पर खड़े होकर मुस्कुराते फिरे? मैं तो तुम्हें याद करके मुस्कुराया था। वो तो इसे ये बताना चाह रहा था कि लड़कियां आज भी इस पर फिदा हैं, जबकि आयरा ने इस बात में अपनी बात निकाली थी। जबकि बकौल आलम के से कहना चाहिए था, हाँ आलम, आप आज भी बहुत हैंडसम हैं। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे घर से बाहर याद करने की। अब अगर मुझे याद करना भी हो तो सिर्फ घर में करिएगा। इसे हुक्म देकर वो अपनी जगह से उठ गई, जबकि आलम बस मुंह बसोर कर रह गया था। जब इसे किसी की हंसी सुनाई दी, इसने चेहरा मोड़ कर देखा। थोड़े फासले पर शाहमीर खड़ा था और अपनी पूरी बतीसी की नुमाइश कर रहा था।
बेचारे शौहर की कोई इज्जत ही नहीं है। मैं बताऊंगा कि शौहर कैसे बनते हैं। अच्छा बता देना। पहले शादी तो करवाओ। इसकी बात पर आलम गहरा मुस्कुरा इसकी बात पर आलम गहरा सांस लेकर रहे। पहले शादी तो करवाओ। इसकी बात पर आलम गहरा सांस लेकर रह गया। हर बात में वो अपना ही मतलब निकालता था। अम्मा, इतना बड़ा घर है, अपन लोग यहाँ रहेंगे? इसने पूरी हवेली को देखते पूछा। ऐसा नहीं था, इसने कभी इतने बड़े घर नहीं देखे थे, लेकिन सिर्फ बाहर से। ईशन ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। वहां बैठे सब घर वाले अब इनसे मिल रहे थे। बच्चों के अलावा बड़ों में आयरा और परीशे इससे पहली बार मिली थी। उन्होंने आज तक सिर्फ इसका जिक्र सुना था। जरियाम लाला कहाँ है? जरियाम लाला कहाँ से मिला ये पटाखा? शामिर ने जरियाम के कान के करीब आकर कहा, जिस पर जरियाम ने घूरते इसके सर पर जोरदार थप्पड़ मारा। जब देखो फालतू की बातें करता है। छोटे होने का नुकसान यह है कि हर कोई बेइज्जती करता रहता है। इसने बुरा सा मुंह बस हो रहा था और अपना हमेशा वाला जुमला दोहराया। छोटे होने का नहीं, निकम्मे होने का नुकसान है। जरियाम ने इसे असल बात बताई, जिस पर इसने अपना मुंह बिगाड़कर चेहरा फेर लिया। लेकिन तब भी अपनी लेकिन तब ही नज़र अपनी अम्मा साई पर गई, जो इशल से इस तरह गले मिल रही थी जैसे मोहब्बत करने वाली बिछड़ी बहनें अब जाकर मिल रही हो। परी, इन्हें गेस्ट रूम में छोड़ आओ। मुर्तज़ा के कहने पर वो अपना सर हिलाती इन दोनों माँ बेटी को लेकर चली गई। अक्सर यहाँ पर किसी न किसी के मेहमान आते रहते थे और जो दूर से आते थे वो रात यहीं गुजारते थे। इसीलिए इनके लिए वो कमरा हमेशा साफ करवा कर रखती थी, जो भी इन दोनों के काम आना था। इशल और हुरैब को इनका खाना कमरे में ही दे दिया गया था। मुर्तज़ा ने कहा था कि इन्हें कोई डिस्टर्ब मत करना, आराम करने दो। इसीलिए वो खाने के बर्तन लेने भी नहीं गई थी। इस्वा, आयरा और परीशे ने खाना बाकी सब के साथ खाया था, जबकि आर्यान और आलम इसके इंतज़ार में जबकि आलम जबकि आर्यान और आलम ने इसके इंतज़ार में नहीं खाया था। वो तीनों खाना ज़्यादातर साथ ही खाते थे। इस वक्त भी डाइनिंग टेबल पर वो 5 अफराद बैठे थे, जिनमें से वो तीनों बातें कर रहे थे। शामिर खाने से ज़्यादा इनकी बातें सुनने में मसरूफ़ था और जरियाम खामोशी से खाना खा रहा था। तुम क्या करोगे मुर्तज़ा? इसके घर वालों को बता दोगे इसके बारे में? आलम के कहने पर इसके हाथ रुके थे। नहीं आलम, मैं इन्हें नहीं बताऊंगा। मैंने इशल से कहा था कि वो यहीं रहेगी, जहाँ वो और इसकी बेटी महफूज है, और इसीलिए इसने यहाँ आने की हामी भरी थी। वो अपने घर नहीं जाना चाहती। वो ठीक है मुर्तज़ा, लेकिन फिर भी एक बार सोचो। वो इसके सगे भाई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा कर लेंगे, लेकिन फिर माफ़ कर देंगे। वैसे भी ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। आर्यान ने अपनी राय दी थी। जब तक इशल नहीं चाहेगी मैं इन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, और मेरा नहीं ख्याल वो ऐसा चाहेगी। वो इसे मार देंगे या नहीं, लेकिन ज़िंदगी भी जीने नहीं देंगे। चाहे बात पुरानी है, लेकिन वो लोग भूले नहीं हैं। अगर यहाँ वो बेहतर महसूस कर रही है, इसे यहाँ रहने में क्या मसला है? इतनी बड़ी हवेली में हम 2 अफराद की जगह तो आराम से निकाल सकते हैं। अरे वाह, नई इंटरटेनमेंट आ गई है। इनके खामोश होते ही शामिर ने जोश से कहा, जिस पर आर्यन ने से घूरा था। खबरदार शामिर, जो तुमने इस लड़की को तंग किया। हर कोई हयात की तरह नहीं होती जो तुम्हारी फजूल हरकतें बर्दाश्त करे। इस लड़की से तो 50 कदम के फासले पर रहना। अरे बाबा साईं, देखे तो वो लड़की कितनी प्यारी थी। मेरी शादी तो इससे ही करवा दे। शामिर, पहले इससे मिलो, बात करो, फिर बताना शादी करनी है या नहीं। जरियाम ने अपना मुफ्त मशवरा दिया था, जिसे इन तीनों की तो नहीं, अलबत्ता मुर्तज़ा को समझ आ गई थी। जब भी इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। कमरे में मौजूद बुक शेल्फ पर इसने किताब निकाली। ये इसकी आदत थी, किताब पढ़े बगैर इसे नींद नहीं आती थी। तभी नज़र शेफ के बराबर बनी खिड़की से नीचे लॉन में खड़े शख्स पर गई। वो हुरैब थी, लेकिन मुख्तलिफ हुलिये में इसने हयात का सूट पहना था। लाइट ब्लू कलर का सूट पहने वो लॉन में खड़ी वहाँ का हिस्सा लग रही थी। इसके बाल खुले थे। इसका निखरा निखरा वजूद देख कर लग रहा था कि वो अभी अभी नहा कर आई है। जरियाम ने पहली बार इसके खुले बाल देखे। वो इतने घने नहीं थे, लेकिन बेहद प्यारे थे। काफ़ी सिल्की, बिल्कुल ऐसे जैसे इसकी अम्मा के बाल हों। किताब वापस रखकर वो अपनी जेबों में हाथ डाले नीचे लॉन में आया। इस वक्त वो आम से ट्राउज़र और टी शर्ट में मलबूस थी, जो इसका नाइट सूट था। कहते हैं रात के पहर वो भी खुले बालों समेत ऐसी जगह पर नहीं आते जिन आशिक हो जाते हैं। जरियाम ने इसे कुछ फासले पर खड़े होकर कहा। वो इस वक्त एक फूल पर झुकी इसकी खुशबू सूंघ रही थी। यकीनन इसे वो खुशबू अच्छी लग रही थी, या फिर फूल अच्छा लग रहा था। इसकी आवाज़ सुनकर हुरैब ने मुड़कर देखा। छोटी सी नाक, सुर्ख गाल और सुर्ख लब। समझ नहीं आता था इसे खूबसूरत कहा जाए या बेहद खूबसूरत, या हसीन, या फिर बेहद हसीन।
और ऐसी खूबसूरती पर तो जिन आशिक हो सकता है। ये अल्फाज बेख्तियार इसके लबों से निकले थे, जिस पर वो खुद ही शर्मिंदा हो गया। लेकिन इस बार इसकी आवाज़ कम थी, जिसे शुक्र था जैसे शुक्र था कि इसने नहीं सुना। क्या बड़बड़ कर रहा है? इसके कहने पर ज़रियाम ने अफसोस से अपना सर नफ़ी में हिलाया। अगर वो खामोश रहे तो कितनी अच्छी लगेगी ना। यहाँ क्या कर रही हो तुम? फूल देख रही थी। तेरे को क्या? हुरैब, अंदर आ जाओ। जो देखना है सुबह देख लेना, अभी रात हो रही है। क्यों जाए? अपन मामून ने बोला था ये तुम्हारा घर है, जो मर्जी करना। और तू अभी से अपन पे पाबंदी लगा रहा है। हुरैब ने अपनी कमर पर हाथ रखकर इसे घूरा था, जिस पर ज़रियाम सोच में पड़ गया कि इस लड़की का दिमाग ये कैसे सोच लेता है। अपनी अम्मी के पास जाओ, तुम्हें इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पता है ना, गाड़ी में भी इनकी तबीयत खराब हो गई थी। सीधे बोल, तो नहीं चाहता अपन तेरे बगीचे में घुसे। नहीं घुसना अपन को, तू रख अपना बगीचा। गुस्से से कहती वो वहां से जा चुकी थी, जबकि इसकी बातों को सोचकर वो कितनी ही देर खड़ा वहां मुस्कुराता रहा। वो अजीब थी, बेहद अजीब। ये शायद अलग थी, सबसे अलग। इसमें कोई बनावट नहीं थी, और यही बात तो जरियाम शाह को हुरैब इम्तियाज की तरफ खींचती थी। हाँ भैया सद, तो क्या ख्याल है तुम्हारा? यकीनन तुम्हारी बीवी ने तुमसे बात कर ली होगी। अपना भारी भरकम वजूद लिए वो सोफे पर बैठे असद साहिब से गोया हुई थी। आपा, जैद हमारा अपना बच्चा है, लेकिन इसका और अज़ा को कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने तहम्मुल से सामने बैठी रिजवान आपा से कहा, जो इनका जवाब सुनते ही भड़क उठी थी। क्यों जोड़ नहीं है? साफ साफ कहो ना कि तुम ये रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। जी बिल्कुल, मुझे ये रिश्ता नहीं जोड़ना। जैद कैसा है ये आप भी जानती है, और मैं भी। इसकी पहली शादी नाकाम हो चुकी है। कमाता वो कुछ है नहीं, बस बाप की पेंशन के इंतज़ार में बैठा रहता है। मियाँ, मैं यहाँ तुमसे अपने बेटे की तारीफ़ें सुनने नहीं आई हूँ। मैं तो इसलिए आ गई थी कि घर की बच्ची घर में ही रह जाएगी। मेरे अपने भाई की बेटी है, बल्लाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है। उन्होंने अपना हाथ नचाते हुए चिल्ला कर कहा, मत करे भलाई आपा, मेहरबानी होगी आपकी। नहीं करती। बताओ भला क्या कमी है मेरे बच्चे में? बस यही ना कि कमाता नहीं है। वो भी कोशिश तो करता है ना। लेकिन तुम्हें रिश्ता नहीं करना तो मत करो। ढूंढते रहना गैरों में रिश्ते। और जब बेटी का नसीब फूटे तो मेरे पास आंसू बहाने मत आना। गुस्से से कहती वो सोफे से उठी थी। अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं? असद ने अपने लहजे को धीमा रखकर कहा, जबकि इनकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया था। हाँ भाई, अब हमारी बातें भी बुरी ही लगेंगी। बस नहीं आऊँगी मैं यहाँ। असद साहिब और नवीद बेगम के रोकने के बावजूद भी वो वहाँ से जा चुकी थी, जबकि अपने कमरे में मौजूद ये सारा तमाशा सुनती और देखती अज़ा मुंह बनाकर बेड पर लेट गई थी। अल्लाह ताला प्लीज़ पप्पो इस बार अपनी बात पर कायम रहें। आंखें बंद करके वो दिल में अल्लाह से मुखातिब हुई थी। इसकी इकलौती पुप्पो बिल्कुल ड्रामों वाली पुप्पो की तरह थी, जो हर छोटी छोटी बात पर रूठ जाती थी और घर दोबारा ना आने की धमकी देकर अपना भारी भरकम वजूद समेट कर चली जाती, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा यहीं पर मौजूद होती थी। नाश्ता करते जरियाम की नज़र सामने से आती हुरैब पर पड़ी, जिसने रात वाला सूट ही पहना था। अलबत्ता बालों को अब जोड़े की शक्ल भी बांधा था। आ जाओ हुरैब, बैठो। इसके करीब आते मुर्तज़ा ने इसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कुर्सी खींचकर वो जरियाम के सामने वाली जगह पर बैठ गई, जबकि नज़रें टेबल पर रखे अलग अलग किस्म के नाश्ते पर थी। शायद ज़िंदगी में इसका ये पहला नाश्ता था जहाँ इसे एक ही वक्त में इतनी चीज़ें मिल रही थी। हुरैब, क्या खाओगी? आयरन ने इसकी प्लेट देखकर पूछा था, जो अभी तक खाली पड़ी थी। कुछ भी, इसने मनमनाते कहा, जबकि जरियाम अपना नाश्ता करता हाथ रोक कर इसे देख रहा था। इसके सामने तो बड़ा चिल्ला चिल्ला कर अपुन अपुन करती थी, और अब तो जैसे आवाज़ ही गायब हो गई थी। शायद ये नए माहौल का असर था, जो इसके लिए बिल्कुल नया था। हयात यहाँ आराम से एडजस्ट हो गई थी, लेकिन इसके लिए एडजस्ट होना काफ़ी मुश्किल रहेगा, और ये बात सभी जानते थे। इसलिए जितना हो सके इसे आरामदा माहौल देने की कोशिश कर रहे थे। जरियाम मुस्कुराते हुए से देख रहा था, जो अब सामने रखे नाश्ते से भरपूर इंसाफ कर रही थी, जबकि अपना नाश्ता करता मुर्तज़ा गहरी नज़रों से जरियाम को देख रहा था। आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो। अपनी जगह पर बैठे मिशाल की आवाज़ इसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। पुप्पो नाराज़ हो गई हैं और अब 2-3 हफ्ते तक घर नहीं आएंगी। इसने अपनी खुशी इसके साथ शेयर की। बुरी बात अज़ा, वो पुप्पो हैं तुम्हारी। तुम हमेशा इनके लिए ऐसा क्यों कहती हो? तुम तो जैसे मेरी पुप्पो को जानती ही नहीं हो। खैर, अब उन्होंने क्या कह दिया? अपने बेटे जैद का रिश्ता लेकर आई थी, वो भी मेरे लिए। है? जैद का? इसका मुंह पूरा खुल चुका था अपनी पुप्पो और इनके घर वालों के हर फर्द के लिए। अज़ा ने इसे पूरी तफसील बताई। इसके लिए वो बखूबी जानती थी जैद कैसा है।
हाँ, बाबा जानी ने इनकार कर दिया, इसलिए वो नाराज़ होकर चली गई। वैसे अज़ा, तुम अपनी फूफो से पूछो ना कि वो क्या खाती हैं। अपना थोड़ा सा मोटापा तुम्हें ही दे दे। कसम से तुम्हें देख कर लगता है अंकल आंटी तुम्हें कुछ खिलाते ही नहीं है। मिशाल के कहने पर इसने जोर से इसके बाजू पर मुक्का रसीद किया, जिससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अहान, तुम इससे रोज इसके घर छोड़ते हो, मुझे आज पहली बार छोड़ रहे हो, इसमें भी इतनी बातें सुना रहे हो। सना ने फ्रंट सीट पर बैठे अहान और शानजे को घूरते हुए कहा। शानजे को अक्सर वही घर पर छोड़ता था, जबकि सना का ड्राइवर इसे लेने आता था, जो आज नहीं आया था। इसीलिए इसने अहान को घर छोड़ने का कहा था, जिसमें पहले तो इसने बातें सुनाई और फिर जाकर राजी हुआ। अब ऐसी भी बात नहीं है सना, ये मुझे रोज घर नहीं छोड़ता। शानजे ने इसकी गलती दुरुस्त की थी। हाँ, रोज नहीं छोड़ता, बस हफ्ते में 4 दिन छोड़ता हूँ। छुट्टी के 2 दिन निकाल दो तो बाकी के दिन शानजे खुद आती जाती है। अहान के कहने पर सना की हंसी छूटी थी। हाँ तो तुम अपनी खुशी से लेकर जाते हो, मैं तुम्हें थोड़ी कहती हूँ, इसने मुंह बिगाड़ कर कहा था। मैंने कब इनकार किया है, ना मूड खराब मत करो, वैसे भी मैं आज गांव चला जाऊंगा, तो चंद दिनों तक मुलाकात भी नहीं हो सकेगी, इसलिए अभी जितना टाइम है गुजारना है गुजार लो। तुम गांव क्यों जा रहे हो अहान, ये सवाल सना ने पूछा था, जिसका जवाब शानजे ने दिया। क्योंकि अहान के भाई का निकाह होने वाला है और इस शख्स ने हमें इनवाइट भी नहीं किया। भाई की शादी में आकर क्या करोगी, मेरी शादी में आना। हाँ, तुम्हारी शादी में तो 2 हफ्ते पहले ही तुम्हारी हवेली आ जाऊंगी और खूब डांस भी करूंगी। इसकी बात सुनकर वह फकत मुस्कुराया था। देखे अली, वैसे तो आप देखिए अली, वैसे तो मेरा आपसे बात करने का बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा, लेकिन मजबूरी है क्योंकि मैं आपसे दोस्ती कर चुकी हूँ, जो मुझे निभानी तो पड़ेगी ना। इस वक्त वो फ़ोन कान से लगाए अली से बातें कर रही थी। इसका फ़ोन नंबर भी वो जब से लाई थी, जब इनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। मैंने क्या कर दिया, मैं आपके घर आई थी और आपने मुझे सिर्फ एक गिलास पानी का दिया और एक गिलास जूस पिलाकर घर भिजवा दिया। ऐसा कोई करता है अपने मेहमानों के साथ। जैसे तो तुम समझी ही नहीं थी मैंने तुम्हें क्यों भेजा। इसकी बात वो समझ गई थी, इसलिए इस बात पर बहस से फजूल लगी। खैर छोड़े इस बात को। आपको पता है कि मैंने अपनी क्लास में सबको बताया है कि मैं आपसे मिली थी, लेकिन किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया। अगली बार जब हम मिलेंगे ना, तो आपके साथ एक पिक्चर क्लिक करूंगी ताकि इन सबको दिखा सकूं। और इन्हें दिखाकर तुम क्या करोगी। अरे भाई, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैं अली खान से मिली हूँ। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ गाँव। अच्छा, पूछे ना क्यों जा रही हूँ। इसके पास से कोई रिस्पॉन्स ना पाकर इसने खुद ही कह दिया। जिस पर मुस्कुराते इसने पूछ ही लिया, क्यों जा रही हो। वो जानता था कि वो क्यों जा रही है। इसके भाई का निकाह था, जिसका इनविटेशन भी इसे मुर्तज़ा की तरफ से मिल चुका था, क्योंकि साहिर लाला का निकाह है माहिम के साथ। माहिम ना हमारी कज़न है और बहुत प्यारी है, इसलिए मैं गाँव जा रही हूँ। और आप भी, और आपको भी इनवाइट कर रही हूँ, आपको आना है, इसने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। बिल्कुल, तुमने इनवाइट किया है, अब तो आना पड़ेगा। ये हुई ना बात। अच्छा, मैं फ़ोन रख रही हूँ, आपने तो मुझे बातों में ही लगा दिया। इतना काम रहता है मेरा। वो फ़ोन रख चुकी थी, लेकिन अली कितनी ही देर तक इस फ़ोन को अपने हाथ में पकड़े देखता रहा। तो इसकी तनहा ज़िंदगी में भी कोई आ ही गया था, एक दोस्त जो इससे नाराज़ होता था, शिकवा करता था, इसकी परवाह करता था। अली नूर के लिए क्या था इसे नहीं पता था, लेकिन अली खान नूर शाह का नाम इन सब में डाल चुका था, जो इसके लिए ख़ास थे, क्योंकि अब वो भी इसके लिए ख़ास हो चुकी थी। अपनी नज़रों को ज़रा लगाम डाल दो जरियाम शाह। मुर्तज़ा के जुमले पर जरियाम ने हैरत से इसे देखा। इस वक्त वो दोनों नमाज पढ़कर वापस हवेली की तरफ जा रहे थे, जब मुर्तज़ा के जुमले ने इसके कदम रोके थे। क्या मतलब बड़े बाबा। मतलब साफ है, जिस तरह तुम हुरैब को घूरते हो, अगर कोई और देख लेता तो क्या मतलब निकालता। मैं घूर तो नहीं रहा था, सर खुजाकर इसने मनमनाते कहा। अच्छा, तो तुम्हारी नज़र में इसे क्या कहते हैं। मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। पसंद करते हो तुम इसे। चंद पल रुक कर इसने अपना सर नफ़ी में हिलाया। अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई होगी। इशल चाहती है जल्द अज जल्द हुरैब के लिए कोई रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दी जाए, भले यहीं गांव में हो। अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे बताना। वैसे भी इतनी प्यारी है हुरैब, मेरा नहीं ख्याल इसके लिए कोई इनकार करेगा। इसने अपनी मुस्कुराहट जब्त की, लेकिन दरियाम के फेस एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि ये काम वो ज़्यादा देर तक नहीं कर सकेगा, इसीलिए तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ गया। जबकि जरियाब का तो बस वहाँ खड़े इसकी बात कही जबकि जरियाम तो बस वहाँ खड़ा इसकी कही बातें सोच रहा था। क्या वाकई में ही हुरैब के लिए रिश्ता आ जाएगा और फिर इसकी शादी हो जाएगी। मुर्तज़ा को अंदाज़ा नहीं था कि वो इसे किस कैफियत में मुब्तला कर चुका था।
आज इसका दिन ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा चला गया था। मुस्कुराते हुए इसने अपने कमरे में कदम रखा और वहाँ मौजूद साहिर को देखकर इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। अब पता चला क्यों अच्छा गुजरा। सुबह से साहिर भाई की शक्ल जो नहीं देखी थी। सोचते हुए वह जल्दी से वहाँ से जाने लगी जब साहिर ने तेज़ी से इसका हाथ पकड़कर इसे अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों कर रहे थे? इसने साहिर के हाथ से अपनी कलाई छुड़वाना चाही जो इसकी जद्दोजहद देख कर वो छोड़ चुका था। लेकिन इसके छोड़ने पर वो भागी नहीं थी क्योंकि साहिर शाह से दूर वो नहीं भाग सकती थी। वो हमेशा इसे पकड़ लेता था। गाँव जा रहा हूँ मैं आज। अच्छा, मेरा मतलब मुझे पता है। इसने अपनी बेख्तियारी पर खुद को कोसा था। जितना भागना था इतना भाग चुकी हो तुम। अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती माहिम। बहुत जल्द तुम मुकम्मल तौर पर सिर्फ मेरी हो जाओगी। चंद इंच का फासला मिटाकर वो इसके मजीद करीब हुआ। साहिर भाई दूर रहकर बात करे। माहिम दोबारा से इससे चंद कदम की दूरी पर हुई लेकिन इसका हाथ पकड़कर वो इसे दोबारा अपने करीब खींच चुका था। खुद को मजबूत कर लो, मेरी शिद्दतें सहना आसान नहीं होगा। इसने माहिम के कान में सरगोशी की जबकि इसकी सरगोशी पर वो काँप कर रह गई थी। साहिर ने इसका हाथ छोड़ा और गहरी निगाहों से इसके झुके सर को देखकर वहां से चला गया।